हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 देखेंगे। जिस बच्चे ने भी पार्ट 1 को मिस कर दिया है या नहीं देखे हैं, वो जाकर के मेरा सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 देखेंगे। बच्चों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये 100 डेज का जो क्रैश कोर्स हम लोग लाए हैं, जिसमें कि फिजिक्स का टोटल चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे। अभी जो कल लेक्चर अपलोड हुआ था वो था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हमारा पार्ट 1। तो आप फिजिक्स के लेक्चर को भी कंटिन्यू करेंगे और ये बायोलॉजी के लेक्चर को भी कंटिन्यू करेंगे। ये बायोलॉजी का हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 है। तो चलिए बच्चों, देरी नहीं करते, हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोटिव मेरा यही है कि आपको सिखा देना है, फिजिक्स के बायोलॉजी के एक एक कंसेप्ट को आपके दिमाग में फिट कर देना है, ताकि नीट में आप बायो में 360 आउट ऑफ 360 ले आए और फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। बेसिकली आज हम लोग इस स्ट्रक्चर के बारे में जो देख रहे हैं आप, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मेमोरी ग्लैंड। क्या बोला जाता है बच्चों? मेमोरी ग्लैंड। तो आप लोग आज मेमोरी ग्लैंड के बारे में समझेंगे। तो मेरा कोशिश यही है कि मेमोरी ग्लैंड के एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को समझा देना है, और एनसीईआरटी के जो लाइंस हैं उसके बियॉन्ड दी एनसीईआरटी मुझे जो जाना पड़ेगा उसको समझने के लिए, वो भी हम आपको समझाएंगे। आप लोग एनसीईआरटी अपने पास रखेंगे, साइड में जो स्पेस दिया है एनसीईआरटी ने, उसमें आप लोग कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दिया रहता है, जो कि हम यहां पे अभी नोट करेंगे। सब कुछ आपको नोट नहीं करना है, एक एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट कॉपी में नहीं बनाना है, फेयर नहीं करना है। सिर्फ एनसीईआरटी के साइड में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि एनसीईआरटी बहुत कुछ लिखता है, एनसीईआरटी बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन बेचारे के पास वर्ड लिमिट है, लेकिन बेचारे के पास वर्ड ही नहीं है, इसलिए वो टू द पॉइंट लिख देता है। उसी चीजों को हमको समझने के लिए बियॉन्ड द एनसीईआरटी कुछ पॉइंट्स जानना होता है, ठीक है ना बच्चों? तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, 100% एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और नीट में स्कोर बनाएंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस सीट हमारा फिक्स होना चाहिए। चलिए बच्चों, तो ये हमारा मेमोरी ग्लैंड है। ये जो देख रहे हो आज इस स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग डिटेल पढ़ोगे, इस स्ट्रक्चर के बारे में आज हम आपको समझाएंगे। चलिए देखिए बच्चों, इससे पहले हम लोग ये सारा कुछ एनसीईआरटी का टॉपिक्स है जो कि एनसीईआरटी ने लिख रखा है। सबसे पहला मेल रिपोर्टिंग सिस्टम हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसके बाद फीमेल रिपोर्टिंग सिस्टम ने भी पढ़ लिया है। इसके बाद है गैमेटोजेनेसिस, ये आज हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेट के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेल गैमेट स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट ओवम होता है। तो गैमेटोजेनेसिस आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ साथ पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना बच्चों? तो मेमोरी ग्लैंड हम लोग पहले समझेंगे, फिर हम लोग आएंगे गैमेटोजेनेसिस पे। उसके बाद हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फर्टिलाइजेशन है, इंप्लांटेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। तो ये हमारा कुछ खास टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। पहला, दूसरा, तीसरा, मेमोरी ग्लैंड और मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं इससे, समझे ना बच्चों? चलिए हम लोग देरी नहीं करेंगे, चलिए अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। तो बच्चों, मेमोरी ग्लैंड होता क्या है? याद रखना, मेमोरी ग्लैंड को हम लोग ब्रेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी ग्लैंड को हम लोग ब्रेस्ट भी बोलते हैं, एनसीईआरटी ने साफ लिख रखा है। इसके बाद ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। क्या होता है? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। सेक्सुअल कैरेक्टर होता है किसका सर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है फीमेल का। किसका होता है? फीमेल का, मैमेलियन फीमेल का। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है मैमेलियन फीमेल का। क्लियर है ना? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, याद रखोगे ना बउआ? याद रखना, ये मॉडिफिकेशन होता है किसका? स्वेट ग्लैंड का। मॉडिफिकेशन होता है किसका? स्वेट ग्लैंड का। ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है, याद रखोगे ना? मेमोरी ग्लैंड जो है वो मॉडिफिकेशन किसका होता है? स्वेट ग्लैंड का। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ जानते हैं। आइए देखिए, मेमोरी ग्लैंड के बारे में सबसे पहले हम लोग इसके फिगर को देखते हैं। फिगर जानकारी में ले लेते हैं। देखो बउआ, ये जो फिगर देख रहे हो तुम, ये फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये जो बिंदु बिंदु हमें भी ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा रिब्स। क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा रिब्स है। ये बउआ क्या है? ये रिब्स है। और रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं ना यार, रिब्स के बीच में मसल्स जो होते हैं, इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल।
इंटरकोस्टल मसल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बउआ, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल मसल। अब देखो ये बीचों बीच होता मसल्स होता है, ये बीचों बीच मसल्स होते हैं रिब्स के बीच में, इंटरकोस्टल मसल। और इसके बाद जो जहां से ब्रिस्ट फॉर्म होता है, ये अंदर में जो मसल्स होते हैं, ये अंदर में जो मसल्स होते हैं, ये अंदर में जो मसल्स होते हैं, इसको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल। क्या बोलते हैं बउआ, पेक्टोरलिस मेजर मसल। क्लियर है ना, यहां से ब्रिस्ट स्टार्ट होता है। अब देखो गौर से, अब यहां पे कुछ छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे पाइप्स होते हैं। अब गौर करना, ये पाइप्स क्या काम क्या है, सबसे पहले देखो क्या काम है। अब गौर करना, ये जो पाइप्स तुम देख रहे हो, ये पाइप्स किसके अंदर में होता है, ये जो थैली है, ये जो हमारा लोब स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मेमरी लोब। क्या बोलते हैं, मेमरी लोब। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेमरी लोब बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, मेमरी लोब है। अब इसके अंदर क्या होता है सर, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो लास्ट पोर्शन पे, ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ये हमारा एल्वियोलाई है, जिसको बोला जाता है मेमरी एल्वियोलाई। क्या बोला जाता है, MEMMARY, मेमरी एल्वियोलाई। क्लियर है ना। अब मेमरी एल्वियोलाई जिस स्ट्रक्चर से चिपका हुआ है, जहां पे स्टार्टेड है, इस पोर्शन को बोलते हैं मेमरी टिब्यूल। क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं बउआ मेमरी टिब्यूल, मेमरी टिब्यूल। क्लियर है ना, मेमरी टिब्यूल। अब ये पूरा मेमरी लोब है, ये भी एक मेमरी लोब है, ये भी हमारा क्या है, मेमरी लोब है, मेमरी, ये भी हमारा क्या है, मेमरी लोब है। इसके अंदर क्या है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एल्वियोलाई होते हैं। क्या होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं। और एल्वियोलाई के पास जो टिब्यूल निकला, ये टिब्यूल कहलाता है, मेमरी टिब्यूल। क्लियर है ना। अब देखो मेमरी टिब्यूल एक जगह बंद होता है, मेमरी टिब्यूल खुलता है, इसको बोला जाता है मेमरी डक्ट। क्या बोला जाता है, मेमरी डक्ट। ठीक है ना बउआ, क्या बोलते हैं हम लोग, मेमरी डक्ट बोलते हैं। और ये जो फुला हुआ पोर्शन है, इसको बोला जाता है मेमरी एम्पुला। क्या बोला जाता है, मेमरी एम्पुला, मेमरी एम्पुला वाइडर एरिया जो है। और मेमरी एम्पुला से जो स्ट्रक्चर निकला है, इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोला जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट बोला जाता है। और लास्ट वाला जो एरिया देख रहे हो तुम लोग, लास्ट वाला जो एरिया देख रहे हो ये तुम लोग, इसको बोला जाता है निप्पल, NIPPLE। तो याद रखना ये सब स्ट्रक्चर तुमको मेमरी ग्लैंड में देखने को मिलेगा। ये मेमरी टिब्यूल निप्पल के पास चला जाता है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके साथ साथ और भी कुछ मिलेगा। इसके साथ साथ ये फैट्स है, ये क्या है, ये व्हाइट कलर का जो हम बना रहे हैं, ये फैट्स है। ये क्या हमारा फैट, ये क्या है, फैट्स है। और फैट्स के बगल में कुछ टिश्यू पाए जाते हैं। ये कुछ टिश्यू पाए जाते हैं, ये टिश्यू पाए जाते हैं। इस टिश्यू का नाम होता है सीटी, कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम होता है, इस टिश्यू का नाम होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम होता है बउआ, कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है ना, याद रख लोगे ना जी सर। इसी फैट्स के कारण साइज पे, ये फैट्स किस पे डिपेंड होता है, साइज। किसी का साइज बड़ा, ये साइज बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, या साइज छोटे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंक्रीज के लिए या डिक्रीज के लिए फैट्स का अमाउंट रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है ना। तो अब हम लोग समझ गए मेमरी ग्लैंड का, कि सबसे पहले होता है मेमरी लोब। मेमरी लोब के अंदर होता है एल्वियोलाई, मेमरी एल्वियोलाई। मेमरी एल्वियोलाई एक ट्यूब्यूल से निकलता है, इसको बोलते हैं मेमरी टिब्यूल। मेमरी टिब्यूल एक जगह बनता है, ये मेमरी डक्ट कहलाता है। मेमरी डक्ट खुलता है वाइडर पोर्शन में, इसको बोलते हैं मेमरी एम्पुला। मेमरी एम्पुला जो है ये होता है लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड। क्लियर है ना, क्लियर है ना। मेमरी एम्पुला जो है कनेक्ट कहां पे है, इस पोर्शन पे, इसको यहां से शुरू होता है लैक्टिफेरस डक्ट, जहां से बच्चा मिल्क सक कर सकता है। क्लियर है ना बउआ, ये डायग्राम क्लियर है ना। याद रखोगे ना, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स जो है हमारा ब्रिस्ट का पोर्शन पे आता है, ये रिब्स का पोर्शन है, और यहां से शुरू हो जाता है ब्रिस्ट का पोर्शन, जिसको बोला जाता है मेमरी ग्लैंड। क्या बोला जाता है, मेमरी ग्लैंड। क्लियर है ना बउआ, मेमरी ग्लैंड। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है, मिल्क का सिंथेसिस कैसे होता है मेमरी ग्लैंड में। चलिए अब देखो, यहां पे हम लोग जो एल्वियोलाई बनाए थे ना, ये
ये जो बनाए थे हम लोग एक एल्वियोलाई निकालते हैं यहां से, ये हम निकालते हैं और इसको बोलते हैं, ये जो इसको बोलते हैं एल्वियोलर सेल। क्या बोलते हैं? एल्वियोलर। इसको बोलते हैं एल्वियोलर सेल। एल्वियोलर सेल जो है, एल्वियोलर सेल ही तो मिल्क बनाता है, एल्वियोलर सेल ही तो मिल्क बनाता है बउआ। एल्वियोलर सेल ही, यही एल्वियोलर सेल क्या बनाता है? यही एल्वियोलर सेल मिल्क का सिंथेसिस करता है। याद रखोगे ना, एल्वियोलर सेल ही मिल्क का सिंथेसिस करता है। अच्छा सर जी, समझ गए सर। अब एक बात बताओ, अब कैसे करता है? यहां पे मिल्क आएगा, यहां पे मिल्क स्टोर होगा, यहां पे मिल्क स्टोर होगा। इस पोर्शन को बोलते हैं लूमेन। क्या बोलते हैं? लूमेन बोलते हैं। लूमेन में क्या होता है? स्टोर होता है, स्टोर्ड होता है। क्या होता है? मिल्क होता है। अब सर ठीक है, समझ गए। अब मिल्क का जो सिंथेसिस है ये होता कैसे है? एल्वियोलर सेल तो करता है, हां, इन द रिस्पॉन्स ऑफ, एल्वियोलर सेल को रिस्पॉन्स मिलता है, एल्वियोलर सेल को रिस्पॉन्स आता है। कौन देता है? प्रोलैक्टिन। कौन है? प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है, HR, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन एल्वियोलर सेल को कहता है, यार तुम कृपया करके मिल्क बना दोगे, कृपया करके मिल्क बना दोगे? एल्वियोलर सेल कहता है बिल्कुल बना देंगे, इसके लिए कुछ पैसा लेंगे। आई नहीं, ऐसा नहीं कुछ है। तो याद रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है और एल्वियोलर सेल से क्या करता है? मिल्क बनाता है, मतलब मिल्क सिंथेसिस होता है। ठीक है सर, मिल्क बना, मिल्क जाके ल्यूमेन में स्टोर हो गया। अब याद रखना, ल्यूमेन में अगर कुछ भी मिल्क का मात्रा है, थोड़ा सा भी मिल्क का मात्रा है, अगर ल्यूमेन में मिल्क है तो नया प्रोलैक्टिन फिर से नहीं आएगा। प्रोलैक्टिन नहीं आएगा तो एल्वियोलर सेल मिल्क नहीं बनाएगा। तो ल्यूमेन से मिल्क खाली होना चाहिए। अब ल्यूमेन से मिल्क बाहर निकलेगा, ल्यूमेन से मिल्क बाहर निकलेगा ना, ये एल्वियोलाई से मिल्क बाहर निकलेगा तो जाएगा मेमरी ट्यूब्यूल से होते हुए मेमरी डक्ट में, मेमरी डक्ट से जाएगा ये मोटा सा पोर्शन एम्पुला में। क्लियर है ना? एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क सक हो जाएगा, मिल्क को सक कर लिया जाएगा। तो ये स्टेप याद रखना, बता देंगे आपको पहले। तो याद रखना, मिल्क सिंथेसिस होता है। अब मिल्क अपने आप तो निकलेगा नहीं, अपने आप तो मिल्क का इजेक्शन होगा नहीं यहां से तो मिल्क बाहर निकल नहीं सकता है। इसके लिए क्या करना होगा? एल्वियोलर सेल को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? एल्वियोलर सेल को करना होगा कॉन्ट्रैक्शन। क्या करना होगा? एल्वियोलर सेल को करना होगा कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन तो खुद नहीं कर सकता एल्वियोलर सेल, तो कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। एक हार्मोन रिलीज होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन का काम है ये एल्वियोलर सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना और मिल्क को बाहर निकालना, मिल्क को बाहर निकालना। क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। चलो हम लोग स्टेप देखते हैं कि मिल्क जो बना अब उसका क्या क्या स्टेप्स होगा, क्या क्या वो स्टेप्स को फॉलो करेगा। तो याद रखना, सबसे पहले जो है वो होगा, आएगा मेमरी लोब, MAMMARY, मेमरी लोब। मेमरी लोब से ये, इसके अंदर क्या होता है? एल्वियोलाई, मतलब मेमरी एल्वियोलाई। मेमरी एल्वियोलाई के बाद एल्वियोलाई से आएगा मेमरी टिब्यूल। क्या आएगा? मेमरी टिब्यूल। मेमरी टिब्यूल के बाद मेमरी डक्ट। क्या आएगा? मेमरी डक्ट। और मेमरी डक्ट से आएगा वाइडर पोर्शन एम्पुला, मेमरी एम्पुला, मेमरी एम्पुला। क्लियर है ना बउआ? मेमरी एम्पुला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट। क्या होगा? लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट से निप्पल कनेक्ट है, निप्पल। तो याद रखोगे ना यार बउआ? याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? कि हमारा याद रखना है मेमरी एम्पुला, एम्पुला में मिल्क सिंथेसिस होता है, सॉरी एल्वियोलाई में क्या होता है? मिल्क सिंथेसिस। क्या होता है? मिल्क सिंथेसिस। मिल्क सिंथेसिस होगा, उसके बाद मिल्क सिंथेसिस होगा, एल्वियोलर सेल जो है वो मिल्क बनाएगा। स्टोर कहां होगा? एल्वियोलाई के पास होता है ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन। यहां पे मिल्क होता है स्टोर्ड। क्लियर है ना? चलिए हम लोग एनसीईआरटी माता को देखते हैं। चलिए जयकारा लगाइए एनसीईआरटी माता का। चलिए पहला क्या है? ये फैट समझ गए, अमाउंट ऑफ फैट डिपेंड करता है कि साइज बड़ा होगा या छोटा होगा। ये हमारा रिब्स है, रिब्स के बीच में मसल्स होता है, ये मसल्स का नाम है इंटरकोस्टल मसल। क्या नाम है? इंटरकोस्टल मसल। ये पेक्टोरलिस मेजर मसल जो ब्रिस्ट से शुरू होता है यहीं से। तो पेक्टोरलिस मेजर, यहां पे फैट समझ गए। मेमरी लोब समझ गए, मेमरी लोब के अंदर होगा मेमरी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बाद मेमरी डक्ट नहीं, मेमरी टिब्यूल। मेमरी एल्वियोलाई के बाद क्या होगा? मेमरी टिब्यूल, मेमरी टिब्यूल। मेमरी टिब्यूल मिलके बनाएगा मेमरी डक्ट को, फिर एम्पुला आएगा, फिर लैक्टिफेरस डक्ट और यहां से निप्पल जुड़ा हुआ है। याद रखोगे ना यार? याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? चलिए सर हम लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं।
एनसीईआरटी माता में क्या लिखी है? द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड कैरेक्टराइज ऑल फीमेल मैमल्स। क्लियर ना? मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, जी सर जानते हैं, इसको ब्रिस्ट बोलते हैं। दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू याद रखोगे ना, याद रखोगे ना, फैट्स होते हैं, उसके बाद अमाउंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। चलिए, इसका नंबर 15 से 20 मेमोरी लोब होता है, 15 से 20 मेमोरी लोब होता है। आगे बढ़िए, कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है मिल्क सिक्रेट करता है, स्टोर होता है कैविटी कॉल्यूमेन, उसके कैविटी में। आगे बढ़िए, एल्वियोलाई ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं मेमोरी डक्ट में। क्लियर है ना? बात को समझ रहे हो? उसके बाद जैसे ही सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन करता है और वाइडर मेमोरी एम्पुला में, और मेमोरी एम्पुला कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, जहां से बच्चा मिल्क को सक कर सकता है। चलिए सर, हम समझ गए एनसीईआरटी के पॉइंट को। अब आते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस तो हम लोग पहले समझते हैं अपने नोटबुक पे। देखिए, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं गैमेटोजेनेसिस का टाइप्स। क्या देखेंगे बउआ? गैमेटोजेनेसिस का टाइप्स देखो। गैमेटोजेनेसिस, देखो गैमेटोजेनेसिस ना बाबू, ये दो प्रकार में बांटा गया है। गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार में बांटा गया है। एक को बोला गया स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक को बोला गया oogenesis। क्या बोला गया? oogenesis। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान ना बाबू, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो है वो मेल गैमेट बनता है स्पर्म, और oogenesis के टाइम ना फीमेल गैमेट बनता है ओवम। क्या बनता है? ओवम। तो याद रखना कि स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम स्पर्म बनता है। तो आज हम लोग देखेंगे स्पर्म फॉर्मेशन को, कि स्पर्म आखिरकार बनता कैसे है। देखो, चलिए सबसे हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म हम लोग देखे हैं मेल गैमेट, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो याद रखना बाबू, जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां पे एक सेल था जिसका नाम था स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम था? उसका नाम था स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया। और ये डिप्लॉयड होता है। क्या होता है बाबू? डिप्लॉयड होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल मल्टीप्लाई करता है, मतलब स्पर्मेटोगोनिया सेल एक से अपना नंबर बढ़ाता है। मान लेते हैं एक स्पर्मेटोगोनिया है, अपना नंबर बढ़ाएगा, दो बनेगा, दो स्पर्मेटोगोनिया है, अपना नंबर बढ़ाएगा, और स्पर्मेटोगोनिया बन सकता है, और स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, ये भी अपना नंबर बढ़ाएगा, और स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। तो ये स्पर्मेटोगोनिया 2n है, ये बाकी भी ये भी स्पर्मेटोगोनिया है। ये सब क्या बाबू? स्पर्मेटोगोनिया सेल है। ये अपना नंबर बढ़ाएगा। क्या करेगा? अपना नंबर बढ़ाएगा, अपना नंबर ये इंक्रीज करेगा। अपना नंबर कैसे बढ़ाएगा सर? माइटोसिस करके। क्या करके बाबू? अपना नंबर ये बढ़ाएगा माइटोसिस करके। क्या करके? माइटोसिस करके। आपको हम बताए थे माइटोसिस और मियोसिस में क्या फर्क होता है, एक बार देख लो। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा माइटोसिस करेगा तो, और मियोसिस करेगा तो। अगर मियोसिस कर लिया मतलब रिडक्शनल डिवीजन। मतलब क्या हो गया बाबू? रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। अब एक टर्म आपको मिलेगा मियोसिस 1 और मियोसिस 2। एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, मियोसिस 1। M1 का मतलब मियोसिस 1, इसका मतलब जस्ट लाइक मियोसिस। क्या होता है इसका मतलब? मियोसिस। और अगर आपको मिलेगा M2 मतलब मियोसिस 2, इसको बोलते हैं हम लोग मियोसिस 2। इसको हम लोग माइटोसिस के नाम से भी जानते हैं, माइटोसिस भी बोल सकते हैं। तो मियोसिस 2 को जस्ट लाइक माइटोसिस, मियोसिस 2 मतलब जस्ट लाइक माइटोसिस। चलिए सर समझते हैं। तो याद रखना स्पर्मेटोगोनिया सेल अपना नंबर बढ़ाएगा। क्या करके? माइटोसिस करके। अब चलिए, इसी में से किसी एक स्पर्मेटोगोनिया सेल का साइज बढ़ेगा। मान लेते कोई एक स्पर्मेटोगोनिया सेल का साइज बढ़ा। अब देखो, मान लेते इसी में से किसी एक स्पर्मेटोगोनिया सेल का साइज बढ़ा। ये क्या हुआ? ऊपर से हम लोग लाए, इसका साइज है बड़ा, साइज बढ़ा। और किसी एक स्पर्मेटोगोनिया सेल का साइज मान लो इंक्रीज हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है ना बाबू? किसी एक स्पर्मेटोगोनिया सेल का साइज देख रहे हो इंक्रीज कर गया, साइज इंक्रीज कर गया।
किसका साइज इंक्रीज किया सर? स्पर्मेटोगोनिया सेल का, स्पर्मेटोगोनिया सेल, और वही चीज बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है ना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा सर? मियोसिस करेगा। क्या करेगा सर? मियोसिस करेगा। क्लियर है? मियोसिस करेगा मतलब मान लेते हैं कि मियोसिस 1 करेगा। 1 करने का मतलब मियोसिस करेगा। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी होता है 2n, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया से ही तो बना है। तो स्पर्मेटोगोनिया का साइज इंक्रीज हुआ, इसी को हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये मियोसिस 1 करेगा, और अगर ये मियोसिस 1 करेगा तो रिड्यूस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और इसका नंबर हो जाता है n। क्रोमोसोम साफ आधा हो जाता है। यहां पे मान लो 2n है, मतलब क्रोमोसोम 46 है। 46 का मतलब 44 प्लस XY, 46 क्रोमोसोम। और यहां पे क्रोमोसोम आधा हो जाएगा, मान लो यहां पे क्रोमोसोम हो जाएगा 22 प्लस X, और यहां पे क्रोमोसोम 22 प्लस Y। अलग अलग होगा X और ये Y। क्लियर है ना? X जाएगा तो फिर ये फीमेल बनेगा, Y जाएगा तो मेल बनेगा। तो याद रखना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बाबू हैप्लॉइड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है बउआ? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है हैप्लॉइड। क्लियर है ना बउआ? चलिए सर, अब याद रखना, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड किया, लेकिन अपने आप तो नहीं बनेगा स्पर्म। इसके लिए हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी था ना, यहां से रिलीज होता है 2 हार्मोन, FSH और LH। एंटीरियर पिट्यूटरी से ना बउआ 2 हार्मोन रिलीज होता है, FSH और LH। अब यही LH जो है यहां काम करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, क्योंकि FSH तो काम करता सर्टोली सेल पे, और सर्टोली सेल से निकलता ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और LH जो है काम करेगा लेडिक सेल पे, और लेडिक सेल पे काम करेगा तो रिलीज करेगा एंड्रोजन। क्या रिलीज करेगा? एंड्रोजन रिलीज करेगा, और ये एंड्रोजन जो है ABP के साथ बाइंड करेगा, दोनों का दोनों बाइंड करेगा, और ये फिर एक्ट करेगा हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे। क्लियर है ना? क्योंकि किसी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनाना है, खुद तो नहीं बनाएगा, एक हार्मोन की जरूरत होता है, वो हार्मोन होता है एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन है? एंड्रोजन। वो एक हार्मोन चाहिए एंड्रोजन, या इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है ना? टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन चाहिए हमको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, हमारा स्पर्म जो बनेगा। याद रखोगे ना, एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होता है, FSH और LH। इसको कौन बोलता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं GnRH। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से जाता है, सिग्नल लेता है, LH और FSH रिलीज करता है। क्लियर है ना? तो याद रखोगे। चलिए हम ये समझ गए। तो हमारे पास ये और ये 2 रिलीज हुआ, ये भी N है, ये भी N है। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिलीज हुआ, मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी रिलीज हुआ। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा? अब देखो, ये भी N है हमारा, ये भी N है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। तो अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट करेगा मियोसिस 2। क्या करेगा बउआ? ये करेगा मियोसिस 2, मतलब जस्ट लाइक माइटोसिस। इसका नंबर बढ़ जाएगा, ये भी N हो गया, ये भी N हो गया, नंबर बढ़ेगा। ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट करेगा, क्या करेगा? मियोसिस 2, मतलब जस्ट लाइक माइटोसिस, अपना नंबर बढ़ाएगा। क्रोमोसोम तो सेम रहेगा, N और N। अब इसको बोला जाता है स्पर्मेटिड। क्या बोला जाता है? इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड, पहली बात ये बड़ा हैप्लॉइड है। उसके बाद ये होता है नॉन मोटाइल। क्या होता है? नॉन मोटाइल, मोटिलिटी नहीं करता है। याद रखना ये स्पर्मेटिड। अब हर एक स्पर्मेटिड क्या करेगा? डिफरेंशिएशन। क्या करेगा? डिफरेंशिएशन। स्पर्मेटिड करेगा डिफरेंशिएशन, और यहां से बनेगा स्पर्म। क्या बनेगा? ये स्पर्मेटिड करेगा डिफरेंशिएशन, और यहां से बनेगा स्पर्म। ये भी करेगा डिफरेंशिएशन, यहां भी बनेगा स्पर्म। ये भी करेगा डिफरेंशिएशन, ये भी करेगा स्पर्म। मतलब स्पर्म का संख्या N हैप्लॉइड होता है। क्लियर है ना बउआ? याद रखोगे ना कि सर स्पर्मेटिड डिफरेंशिएशन करेगा, सब स्पर्मेटिड डिफरेंशिएशन करेगा, सब करेगा और स्पर्म बनाएगा। ये हमारा क्या है? स्पर्मेटोजुआ। क्या है? स्पर्मेटोजुआ। मतलब
स्पर्मेटोजुआ मतलब स्पर्म। अब ये स्पर्मेटोजुआ जो होता है, स्पर्मेटोजुआ जो होता है ये मोटाइल होता है। कैसा होता है? मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल था, ये था ना नॉन मोटाइल बउआ, था कि नहीं था? अब ये नॉन मोटाइल था लेकिन इसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसके पास सेंट्रियोल भी है। ये सब का सब स्पर्म में भी होगा क्योंकि डायरेक्ट स्पर्मेटिक डिफरेंशिएशन कर लेता है और स्पर्म बन जाता है मोटाइल स्ट्रक्चर। तो सब कुछ है इसके पास, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। क्लियर है ना बाबू? याद रखोगे ना? हाँ याद रखना। तो नॉन मोटाइल होता है स्पर्मेटिड। क्लियर है ना? स्पर्मेटिड को चाहिए न्यूट्रिशन क्योंकि वो डायरेक्ट डेवलप हुआ है, अब उसको खाना पीना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। वो कौन देगा? सर्टोली सेल। तो स्पर्मेटिड जाकर के सर्टोली सेल से चिपक गया, बोलेगा खाना दो, न्यूट्रिशन दो। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि स्पर्मेटोजुआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कौन करता है? सर्टोली सेल। तो बोल सकते हो क्योंकि स्पर्मेटिड ही डिफरेंशिएशन करके स्पर्म बनाया है। और एन का मतलब होता है हैप्लुआइड। क्या होता है? हैप्लुआइड मतलब 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। क्लियर है ना? क्लियर है ना बउआ? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? हाँ, बात को समझा करो। क्लियर ना? चलिए, तो अब हम लोग समझ गए। तो हम लोग समझ गए कि स्पर्म कैसा होता है। एक बात याद रखना, जो हम लोग सीमेन पढ़े थे ना, सीमेन तो क्या था? 2 से 3 ml सीमेन जो है, 2 से 3 ml जो सीमेन है पर इजैकुलेशन निकलता था। पर इजैकुलेशन 2 से 3 ml सीमेन था और पर इसमें ही 200 से 300 ml स्पर्म होता था। 200 से 300 मिलियन स्पर्म, 200 से 300 मिलियन स्पर्म। क्लियर है ना? अब याद रखना कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार एक इजैकुलेशन में निकलता था। सीमेन तो इतना ही है, 2 से 3 ml। इसमें स्पर्म कितना था? इतना था, मतलब 200 से 300 मिलियन। इसमें भी 60% के पास सेम था, शेप और साइज सेम तरह का था, लेकिन 40% जो था इसमें से भी 60% तो मान लो कि 60% का मान सेम शेप था एंड साइज, शेप और साइज तो सेम था, लेकिन इसमें से भी 40% इसके पास वीएम था, इसके पास वीएम था, विग्रस मोटिलिटी था, विग्रस मोटिलिटी था, वीएम था। याद रखोगे ना? एनसीईआरटी का डाटा है। तो याद रखना कि सर स्पर्मेटिड जो था वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर था। सर वो कैसे फ्यूज करेगा? सर स्पर्म को कन्वर्ट करना पड़ा, डिफरेंशिएशन करना पड़ा स्पर्मेटिड को और स्पर्म बना। अब देखो एनसीईआरटी माता क्या लिखी है। स्पर्म एनसीईआरटी माता पे देख लें। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस जो है मेल में होता है, ओवरी जो है ये फीमेल में होता है, प्रोड्यूस करता है गैमेट, स्पर्म एंड ओवम को प्रोड्यूस करता है। स्पर्म को कौन करेगा? स्पर्म को मेल करेगा। ओवम को कौन करेगा? सर फीमेल करेगा, फीमेल करेगा। चलिए आगे बढ़िए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब जेनेसिस, जनरेशन बनता है, प्रोड्यूस होता है, गैमेट का प्रोडक्शन। इन टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल, इमेच्योर मेल जर्म सेल मतलब स्पर्मेटोगोनिया, मतलब स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया इमेच्योर है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। अब याद रखना स्पर्मेटोगोनिया जो है इमेच्योर है। अब सर इमेच्योर है, स्पर्मेटोगोनिया लिखा हुआ है। प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये बिगिंस प्यूबर्टी में हो जाता है। प्यूबर्टी मतलब 12-13 साल की उम्र में प्यूबर्टी में ये शुरू हो जाता है। अब आगे बढ़िए। अब तुमको भी पता है कि माइटोटिक डिवीजन करता है। कौन करता है सर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन करता है। क्लियर है ना? अब आते हैं सम स्पर्मेटोगोनिया जो है कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो अपना साइज बढ़ा लेगा उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। और ये मियोसिस के दौरान जाएगा, मियोसिस करेगा। क्या करेगा? मियोसिस करेगा। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। मियोटिक मतलब मियोटिक, मियोसिस मतलब रिड्यूस होगा और वो सेकेंडरी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल। और 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलिए आगे आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब देखो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखो अब क्या लिखा हुआ है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम। 23 मतलब या तो 22 प्लस एक्स होगा या 22 प्लस वाई होगा।
क्लियर है? 23, ये भी 23, या तो लड़का या तो लड़की। अब कहता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये फिर से जाएगा सेकेंड म्यूटिक डिवीजन, मतलब माइटोसिस करेगा और ये स्पर्मेटिड में बदल जाएगा। तो यहां पे जो फिगर तुमको दिख रहा होगा एनसीईआरटी में, स्पर्मेटिड और स्पर्म का सेम कलर सेम स्ट्रक्चर। बच्चा यहां पे मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज होता है कि स्पर्मेटिड को स्पर्म बोल दिया एनसीईआरटी। अरे नहीं यार, देखो गौर से देखो, स्पर्मेटिड सर्टोली सेल के साथ चिपका हुआ है। ये वाला सेल जो है वो उसको सर्टोली सेल बोलते हैं, जो न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो सर्टोली सेल से जो चिपका हुआ उसको स्पर्मेटिड बोला है, जो सर्टोली सेल से हट गया न्यूट्रिशमेंट लेकर के उसको स्पर्मेटोजुआ बोला है, उसको स्पर्मेटोजुआ बोला तुम्हारा एनसीईआरटी। बिल्कुल सही लिखा है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजुआ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखना, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि स्पर्मेटिड से, स्पर्मेटिड जो हैप्लॉइड था, जो नॉन मोटाइल था, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। स्पर्म क्या होता है? ये भी एन होता है, लेकिन ये मोटाइल होता है। क्या होता है? मोटाइल होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। तो याद रखना स्पर्मियोजेनेसिस इसको बोलते हैं। और एक टर्म तुमको मिलेगा स्पर्मिएशन, एक टर्म तुमको मिलेगा बउआ, एक टर्म मिलेगा स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि स्पर्म का, स्पर्म जो बन गया, स्पर्म का एसटी से बाहर निकलना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से आउटसाइड निकलना, बाहर निकलना। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से अगर बाहर निकलेगा तो इसको बोलेंगे स्पर्मिएशन। देखो कहीं लिखा हुआ है। और स्पर्मियोजेनेसिस, अब स्पर्म का हेड बिकम इंबेडेड इन द सर्टोली सेल, तो जो स्पर्म का हेड इंबेडेड है सर्टोली सेल से उसको स्पर्मेटिड बोला गया। यही स्पर्मेटिड तो स्पर्म है ना यार, यही स्पर्मेटिड तो स्पर्म है। स्पर्म क्या है? स्पर्मेटिड ही तो है, एक मोटाइल स्ट्रक्चर जिसको डिफरेंशिएशन किया गया, स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे फिगर में भी दिखा दिया है, चेक करोगे। स्पर्मेटिड है जो सर्टोली सेल से न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और ये स्पर्मेटोजुआ है जो हटा हुआ है। स्पर्मिएशन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर अगर आएगा फाइनली रिलीज करेगा। अब आते हैं, इसको मिटा दें, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए, अब यहां पे लाइन देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ड्यू टू, क्यों स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन दी सिक्रेशन ऑफ जीएनआरएच, गियोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच अगर बढ़ेगा हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा, होगा ना? मान लो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस सिग्नल जो भेजता है जीएनआरएच के थ्रू ना, हाइपोथैलेमस सिग्नल जो भेजता है जीएनआरएच के थ्रू, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और जीएनआरएच जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, बोलता है दो हार्मोन रिलीज करो, जिसको एगो को बोलते हैं एलएच और एगो को बोलते हैं एफएसएच। एलएच काम करता है लेडिक सेल पे और एफएसएच काम करता है सर्टोली सेल पे। ये रिलीज करता है एंड्रोजन, ये रिलीज करता है एबीपी, एंड्रोजन को बाइंड करने वाला प्रोटीन। क्योंकि जब तक बाइंड करने वाला प्रोटीन नहीं रिलीज होगा तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर है ना बउआ? जी सर क्लियर है। चलो देखो, अब देखो, अब इसके बाद जिसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बोलते हैं, याद रखना ना, जीएनआरएच का लेवल इंक्रीज होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल मिलेगा और ये रिलीज करेगा एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच। एलएच काम करेगा लेडिक सेल पे, एफएसएच काम करेगा सर्टोली सेल पे। जी सर समझ गए? तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया ना? स्पर्मेटोगोनियम है, सर्टोली सेल है, प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, सेकेंडरी एन होता है, प्राइमरी 2n होता है, स्पर्मेटोगोनिया भी 2n होता है, स्पर्मेटिड भी एन होता है, यही डिफरेंशिएशन करके स्पर्मेटोजुआ ये भी एन होता है, प्लूइड होता है। क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। चलिए आगे, अब आगे आते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखना, जो स्पर्म का हेड है इसके पास होता है एक्रोसोम। क्या होता है? एक्रोसोम। बहुत काम का चीज है। इसके अंदर होता है, एक मिनट, चलो, जो स्पर्म का हेड है इसमें होता है एक्रोसोम। इसका काम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है इसके पास, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बहुत काम का चीज है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि जो ओवम का जो एक का जो मेम्ब्रेन होता है उसको ये डिसॉल्व करता है। एक का जो बाहर मेम्ब्रेन उसको डिसॉल्व करके अंदर घुसाता है स्पर्म को। तो एक्रोसोम बहुत काम का चीज है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ये हेड के पास होता है। पूरा का पूरा जो स्पर्म होता है वो कपड़ा पहने हुआ है। वो किसका कपड़ा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि स्पर्म एक तरह का सेल है। सेल के बाहर आउटर, जो एनिमल सेल का आउटर कवरिंग क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके हेड में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। नेक का पोर्शन, नेक में दो चीज होता है, ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले को बोलते हैं प्रॉक्सिमल। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा, और नीचे वाले को बोलते हैं डिस्टल। क्या बोलते हैं? डिस्टल। तो नीचे में होगा डिस्टल सेंट्रियोल। क्या होगा? तो नीचे में होगा डिस्टल सेंट्रियोल।
क्लियर है ना? माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ये भी होता है, लेकिन ये कौन से पोर्शन में होता है? इस वाले पोर्शन में, बीच वाले में, मतलब ये मिडिल पीस में। किसमें होता है? मिडिल पीस में। और ये टेल हमारा जो मोटेलिटी देता है, मोटेलिटी जो शक्ति देता है, विग्रस मोटेलिटी देता है, यही हमारा टेल। क्लियर है ना बउआ? तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ताकत, एनर्जी देने का काम करता है सेल में माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए क्या लिखा है तुम्हारा एनसीईआरटी, क्या लिखा है एनसीईआरटी? हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस, टेल, सबका नाम बता। हेड में माइक्रोसोम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है जो कि एक के साथ डिसॉल्व, एक का मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है। स्पर्म का जो हेड होता है कंटेन्स इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। याद रखना, इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, इलोंगेटेड होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, इलोंगेटेड। ये बहुत ही स्टार मार्क क्वेश्चन है, इलोंगेटेड। तुमसे पूछ सकता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, इसमें होता क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक होता है, नोट कर लोगे साइड में, ठीक है ना? जो कि एक्रोसोम फील्ड विथ एंजाइम्स, इस एंजाइम्स का नाम है हाइड्रोलाइटिक, तो एरो लगा के लिखोगे। उसके बाद जो दैट हेल्प फर्टिलाइज द ओवम, ओवम को फर्टिलाइज करने में मदद करता है, जो कि मेम्ब्रेन होता है उसका डिसॉल्व कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, जो इसका टेल है, टेल जो स्पर्म को मोटिलिटी देता है, ठीक है ना? अब याद रखना, ह्यूमन मेल में पर इजैकुलेशन 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता है, जिसमें से 60% तो सेम होता है, शेप और साइज, नॉर्मल शेप और साइज, लेकिन 40% के पास विग्रस मोटिलिटी होता है, ठीक है ना? एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग। तो याद रखोगे एनसीईआरटी का पॉइंट टू दी पॉइंट। हमको एक ये इलोंगेटेड वाला मिला और एक एंजाइम वाला हमको स्टार मार्क्स मिला, जो कि तुम भूल जाओगे, जो कि तुमको याद नहीं रहेगा। तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, तुम चले जाओगे। तो ये दो हमको स्टार मार्क्स, बाकी तो बच्चा को पता ही है, लेकिन ये 2 स्टार मार्क्स का वर्ड जो है उसको याद रखोगे, एनसीईआरटी में मार दोगे स्टार। क्योंकि इलोंगेटेड बहुत बच्चा दिमाग से कंफ्यूज होगा, इलोंगेटेड होता है कि स्फेरिकल होता है? इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। जी सर, समझ गए। चलिए अब अगला क्या है? स्पर्म जो है रिलीज करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट क्या क्या होता है सर? वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। इसके बाद होता है इपीडिडेमिस, इपीडिडेमिस, वासा इफ्रेंसिया, इपीडिडेमिस, और होता है वास डिफरेंस। क्लियर है? याद रखोगे। सीमेन किसको बोलते हैं? सीमेन होता है स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, स्पर्म प्लस एसपी, सेमाइनल प्लाज्मा। स्पर्म में अगर सेमाइनल प्लाज्मा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। क्लियर है? जी सर, तो एक बार रीड कर लोगे। चलिए अब हम लोग जो आते हैं, अब देखते हैं oogenesis। क्या देखेंगे? चलिए oogenesis के बारे में हम लोग देखते हैं। टॉपिक दीजिए, oogenesis। देखो oogenesis, पहली बात याद रखना, ये बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, जन्म से पहले, मतलब इम्ब्रोनिक, इम्ब्रियोनिक इम्ब्रियोनिक स्टेज में, बर्थ से पहले मतलब इम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब बच्चा पेट में होता है, गर्भ होता है। आगे चलो, तो याद रखना oogenesis मतलब क्या होता है सर? ओवम का जेनेसिस, oogenesis। अब देखो होता कैसे है, मान लो हमारे पास होता है ओगोनिया सेल। क्या होता है? ओगोनिया सेल। ये ओगोनिया सेल होता है डिप्लॉइड। ये ओगोनिया सेल जो है ना बाबू, ओगोनिया सेल, ओगोनिया सेल ये कन्वर्स होता है प्राइमरी, प्राइमरी oocyte में। ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है। तो प्राइमरी oocyte का भी न्यूक्लियस होता है 2n, डिप्लॉइड होता है। तो ओगोनिया सेल प्राइमरी oocyte बनाता है। अब जैसे ही प्राइमरी oocyte बना ना बउआ, तो ये ओगोनिया सेल सोचा हम लोग करते हैं, ये सोचा हम लोग करते हैं मियोसिस, मियोसिस। और मियोसिस 1 जो है अरेस्ट हो गया। वो गोनिया सेल सोचा मियोसिस करते हैं, तो वो गोनिया बना, अरेस्ट हो गया तो बनाया प्राइमरी oocyte। अरेस्ट किसमें हो गया सर? प्रोफेज 1 में। किसमें हो गया? प्रोफेज 1 में।
एरेस्ट हो गया। अब प्राइमरी oocyte से कन्वर्ट होगा प्राइमरी फॉलिकल, इसमें डेवलप हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो जाएगा। अब प्राइमरी फॉलिकल याद रखना कि लगभग 4 मिलियन होता है, लगभग 4 मिलियन होता है। और जब प्यूबर्टी आते आते एट टाइम ऑफ बर्थ, एट टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन जैसे प्यूबर्टी आता है, प्यूबर्टी आते आते एट प्यूबर्टी इसका संख्या हो जाता है 60,000 से 80,000, 60,000 से 80,000, 60,000 से 80,000 संख्या हो जाता है। अच्छा सर ऐसा है जी, 60,000 से 80,000। बर्थ के समय में इसमें 4 मिलियन था प्राइमरी फॉलिकल, लेकिन जैसे ही हमारा प्यूबर्टी आया 60,000 से 80,000 हो गया। क्यों सर ऐसा क्यों घट गया? जी हां घट गया, डिजेनरेट कर गया, क्योंकि नया तो बनेगा नहीं। जितना बनना था उसको स्टार्ट द टाइम बिफोर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन गया, जितना बनना था इसको ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में बन गया। ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ सवाल है, नीट का सवाल है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना क्या कोई गोनिया सेल जो है नया बनता है क्या? बर्थ के बाद नहीं, बर्थ से पहले जितना बनना होगा बन जाएगा। तो बर्थ के टाइम पे 4 मिलियन होता है, लेकिन जैसे प्यूबर्टी तक आता है ये बचने की कोशिश करता है, 60,000 से 80,000 बचता है। चलिए सर अब समझ गए, प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी तक रहेगा। कहां तक रहेगा? प्यूबर्टी तक रहेगा। और प्राइमरी फॉलिकल के बाद जो oocyte है वो प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी तक रहेगा, प्यूबर्टी तक रहेगा। बच्चा जब जन्म के एडल्ट हो जाएगा, जब बच्चा आ जाएगा प्यूबर्टी में। अब देखो ये प्राइमरी फॉलिकल अब कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन याद रखना अपने आप नहीं कन्वर्ट होता है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एफएसएच, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बउआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन एट ए टाइम प्यूबर्टी पे आता है, एट ए टाइम प्यूबर्टी में आता है। और एफएसएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनने में, सेकेंडरी फॉलिकल। अब याद रखना सेकेंडरी से बनेगा टर्सरी, तो यहां भी एफएसएच रिस्पॉन्सिबल है, ये बनेगा टर्सियरी, टर्सियरी फॉलिकल। क्लियर है? अब टर्सियरी फॉलिकल, अब इसी टर्सियरी फॉलिकल के टाइम, इसी टर्सियरी फॉलिकल के टाइम, इसी टर्सियरी फॉलिकल के टाइम हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। क्या होता है? मियोसिस 1 जो है कंप्लीटेड होता है, कंप्लीट होता है। मियोसिस 1 कंप्लीट होता है इसी टर्सियरी फॉलिकल के टाइम, और टर्सियरी फॉलिकल के पास आ जाता है सेकेंडरी oocyte। क्या आ जाता है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल के पास प्राइमरी था, लेकिन इसी टर्सरी फॉलिकल के टाइम मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और सेकेंड टर्सरी फॉलिकल में आ जाता है सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte भी बना ना, फिर ये अरेस्ट हो गया। सेकेंडरी oocyte बनते इधर ये अरेस्ट कर गया, ये अरेस्ट हो गया। अरेस्ट कहां हुआ सर? मियोसिस 2 में, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में जाकर के फिर से अरेस्ट हो गया। जैसे सेकेंडरी oocyte बना, ये मियोसिस 2 करना चाहा, फिर से क्या हुआ? अरेस्ट हो गया, और ये मेटाफेज 2 में। तो याद रखना ना कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा एफएसएच के कारण प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी के टाइम। और प्यूबर्टी के टाइम जैसे ही बनेगा फिर से स्टार्ट होगा हमारा टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल के टाइम मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, जो कि पेट में स्टार्ट हुआ था, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हुआ था, वो जाकर के प्यूबर्टी के टाइम कंप्लीट होगा। सोच रहे हो कितना साल का सफर लगा? क्योंकि 12 से 13 साल तो प्यूबर्टी का ही टाइम है जन्म के बाद, और उससे पहले का पेट में था, लगभग मान लेते 5-6 महीना। तो सोच रहे हो लगभग हमको 13.5 साल लगता है, 12.5 से 13.5 साल लगभग लगता है इसको खत्म होने में, मतलब मियोसिस 1 को कंप्लीट होने में। तो अरेस्ट ही बोलेंगे ना, अरेस्ट हो गया। अब फिर से सेकेंडरी oocyte बनेगा, ये अरेस्ट हो जाएगा मियोसिस 2 में, मेटाफेज 2 के। अब टर्सरी फॉलिकल से बउआ बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनेगा? ग्राफियन। ग्राफियन फॉलिकल से होगा मैच्योर। ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा? मैच्योर करेगा, मैच्योर करेगा। अब ये मैच्योर कर गया, अब ये मैच्योर करेगा तो ये रिलीज कर देगा सेकेंडरी oocyte को। मैच्योर करेगा तो रिलीज कर देगा, खुद नहीं रिलीज करता है, इसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। और कौन सा हार्मोन है? एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या होगा? फटेगा, और फटेगा ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर करेगा, तो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगा, रैप्चर करेगा।
और बनाएगा सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte तो बाहर आ जाएगा, ये सेकेंडरी oocyte चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, सेकेंडरी oocyte तो चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में चला गया, इसका काम तो हो गया। लेकिन इसके साथ साथ बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, Cl, कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो कलर बॉडीज होता है, क्योंकि अब आपको स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कॉर्पस ल्यूटियम कैसा होता है। येलो कलर बॉडीज होता है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम बाबू इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा काम करता है। कॉर्पस ल्यूटियम बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है, इतना छोटा मोटा स्ट्रक्चर मत समझो। ये कॉर्पस ल्यूटियम ना, Cl ना हमारा, ये इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ये रिलीज करता है सबसे पहले बात एस्ट्रोजन, ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन, ये रिलीज करता है रिलैक्सिन, ये रिलीज करता है इनहिबिन। सोच रहे हो इतना सारा हार्मोन रिलीज करता है ये, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। जी सर। अब एक बात और याद है, ये एस्ट्रोजन का जो है ना रिलीज, ये यहां से भी रिलीज फॉलिकल जैसे बनता रहता है ना, तो फॉलिकल के टाइम में भी फॉलिकल भी एस्ट्रोजन को निकालता है, फॉलिकल भी एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। याद रखना एस्ट्रोजन का सोर्स ये भी है, फॉलिकल भी एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। तो याद रखोगे ना, कॉर्पस ल्यूटियम इतना सारा हार्मोन रिलीज करता है। ये सब हार्मोन का काम है, हम बताएंगे धीरे धीरे। चलिए सर, तो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर किया, रप्चर करेगा, सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया सर, हैप्लोइड है। जी सर। अब ये सेकेंडरी oocyte जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, तो ये हर महीने साइकिल चलता रहेगा, जिसको मेनिस्ट्रुअल ब्लड के रूप में ये वापस से मेनिस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है। तो ये सब प्रोसेस होता है, मेनिस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी में ही आता है, तो ये प्रोसेस होता है। अब सेकेंडरी oocyte ही बोलोगे, एनसीईआरटी ने वर्ड ओवम यूज किया। ओवम हम तब बोलेंगे जब इस सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म आएगा। जब तक स्पर्म नहीं फ्यूज करेगा तब तक वो ओवम नहीं है, तब तक वो सेकेंडरी oocyte है, तब तक वो सेकेंडरी oocyte है। तो एनसीईआरटी के डायग्राम में आप थोड़ा सा देखिएगा, उसमें ओवम को रिलीज किया हुआ है। ओवम एक्चुअली में सेकेंडरी oocyte है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते यार? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। ये फिगर को आप लोग देखिएगा, इस फिगर में नोटिस कीजिएगा क्या क्या है। सबसे पहले इस फिगर में प्राइमरी फॉलिकल, क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर जो ये लेयर है इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसा सेल। तो प्राइमरी फॉलिकल, फॉलिकल बना मतलब ग्रेनुलोसा सेल का लेयर। अब देखो ग्रेनुलोसा सेल का लेयर डबल हो गया, मतलब ग्रेनुलोसा सेल इंक्रीज कर गया, ग्रेनुलोसा सेल का और लेयर बढ़ गया, तो सेकेंडरी बना। अब इसके बाहर इसको बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? थीका। थीका का लेयर आ गया, लेकिन ये थीका अनडिफरेंशिएटेड है। क्या है? अनडिफरेंशिएटेड। ये थीका अनडिफरेंशिएटेड है। क्लियर है? ये थीका अनडिफरेंशिएटेड है। दिख रहा है ना? जी सर दिख रहा है। ये थीका अनडिफरेंशिएटेड है। अब देखो अनडिफरेंशिएटेड है सर। जी सर। अब गौर करना, अब ये अनडिफरेंशिएटेड है, लेकिन अब जब ये टर्सरी फॉलिकल बनेगा तो यहां पे जो ये तुमको दिख रहा है, ये तुमको दिख रहा है सेकेंडरी oocyte। अभी तक जो दिख रहा था ये प्राइमरी oocyte। क्या था? प्राइमरी oocyte। अब इसके बाहर एक आता है कैविटी। इस कैविटी का नाम है एंट्रम। क्या नाम है? एंट्रम। ये एंट्रम होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी। एंट्रम क्या होता है बउआ? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम लोग एंट्रम बोलते हैं। फ्लूइड फिल्ड कैविटी को क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। तो ये पहली बार दिखेगा टर्सरी फॉलिकल में। याद रखना, बोलेगा एंट्रम जो स्ट्रक्चर है वो पहली बार कहां पे डेवलप किया? वो पहली बार डेवलप किया टर्सरी में। अब इसके बाहर जो लेयर है ये दिखेगा थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना, क्योंकि थीका वो डिफरेंशिएट कर गया। थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाला जो व्हाइट है वो है थीका इंटरना। क्लियर है ना? थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। जी सर क्लियर है। अब यहां तक हम हो गया। अब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल आया तो ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte अपना एक लेयर खुद बना लिया, बाहर अपने बाहर एक लेयर बना लिया। इस लेयर को जो दिख रहे हो तुम पिंक कलर से, ये लेयर को बोलते हैं हम लोग जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा बाबू ग्लाइकोप्रोटीन का होता है। किसका होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है जो कि सेकेंडरी oocyte खुद ही अपना बनाता है। इसको एग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बउआ? इसको हम लोग बाबू एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग मेम्ब्रेन। तो जोना पेलुसिडा को हम लोग एग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एग मेम्ब्रेन, फर्स्ट एग मेम्ब्रेन, पहली बार एग मेम्ब्रेन, जो पहला एग मेम्ब्रेन आया है वो है जोना पेलुसिडा, जो कि खुद सेकेंडरी oocyte बनाया है। तो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ। किसका बना हुआ? ग्लाइकोप्रोटीन से। अब ये एंट्रम का साइज और बढ़ गया। ये एंट्रम का साइज बढ़ता गया। जी सर बढ़ गया। ये ग्रेनुलोसा सेल है, ग्रेनुलोसा सेल। जी सी।
क्लियर ना? ये ग्राफिन फॉलिकल अब ये मैच्योर करेगा, जैसे ही मैच्योर करेगा ग्राफिन फॉलिकल तो जोना पेलुसिडा के बाहर भी एक लेयर आ जाता है। ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है, इसके बाहर जोना पेलुसिडा, इसके बाहर कुछ लेयर और आ जाता है, वो ग्रेनुलोसा सेल का लेयर। ग्रेनुलोसा सेल का लेयर को कुछ ग्रेनुलोसा सेल डेवलप करता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। क्लियर है ना? उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा ये कुछ भी नहीं है, ये ग्रेनुलोसा सेल का लेयर ही है। तो कोरोना रेडिएटा बाहर में डेवलप हो जाता है, जो कि जोना पेलुसिडा के लेयर के बाहर में होता है। तो एक जो हमारा ओवम है, ओवम के बाहर में दो लेयर है, एक जोना पेलुसिडा का लेयर जो ओवम खुद बनाया है, और एक हमारा है कोरोना रेडिएटा का लेयर। वो कौन किया है? वो ग्रेनुलोसा सेल का कुछ लेयर्स है, वो बनाया है कोरोना रेडिएटा। क्लियर है ना? चलिए सर, तो हम लोग ये समझ गए, इसको तुम लोग नोट कर लोगे, नोट कर लोगे, ये चीज स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब ये भी ले सकते हो खाली खाली। चलो देखो, अब देखो ये हमारा ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर करेगा, रैप्चर करेगा एलएच के कारण। जब एलएच हार्मोन आएगा तो रैप्चर करेगा, और ये रैप्चर करने के बाद सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगा, और सेकेंडरी oocyte चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। कहां जाएगा बउआ? ये जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। कहां जाएगा? ये जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। और कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है कॉर्पस ल्यूटियम। जो ये पार्ट बाकी तो ये निकल गया, ये तो बाहर आ गया, आउट आ गया, बाहर में आ गया, ये सब को लेकर के बाकी जो पार्ट बचा वही को बोलते हैं हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। तो क्लियर है ना? कॉर्पस ल्यूटियम बहुत सारा हार्मोन्स रिलीज करता है, बता दिए। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम कब तक, ये कॉर्पस ल्यूटियम कब तक है? ये कॉर्पस ल्यूटियम तब तक है जब तक एलएच का लेवल हाई है। जब तक एलएच का लेवल हाई है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम है, तब तक ये हार्मोन रिलीज करेगा। जैसे ही एलएच का लेवल घटा तो ये बदल जाएगा कॉर्पस एल्वेकेंस में, सीए में। कॉर्पस एल्वेकेंस इसका कोई काम नहीं है, खराब पार्ट है, बॉडी से बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये पूरा का पूरा oogenesis है, ये पूरा का पूरा oogenesis है, ओवम बनने का प्रोसेस है। उम्मीद करें आप लोग समझ आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी माता को देखते हैं, एनसीईआरटी ने क्या कहा है। चलिए एनसीईआरटी में देखिए क्या कहा है। एनसीईआरटी कहता तो बहुत कुछ है, क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल मैच्योर गैमेट, oogenesis। क्या बोलते हैं उसको हम? oogenesis। अब क्या कह रहा है? व्हिच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में बहुत फर्क है, बहुत का फर्क है। चलिए सर, अब ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख रहे हो बर्थ से पहले, तो क्या कह रहा है? मिलियंस ऑफ गैमेट्स मदर सेल, वो गोनिया जिसको बोलते होता है, मिलियंस होता है ईच ओवरी में, ईच फीटल ओवरी, मतलब एक ओवरी में। क्लियर है ना? नो मोर वो गोनिया, कोई वो गोनिया जो है बर्थ के बाद नहीं बनता है। अब ये सेल डिवाइड करना शुरू करता है, इंटर्स इनटू प्रोफेज 1 और अरेस्ट हो जाता है। मतलब क्या करता है? मियोसिस स्टार्ट करता है, मियोसिस 1 स्टार्ट करता है, जैसे ही प्रोफेज 1 में पहुंचता है वो अरेस्ट हो जाता है, उसको हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। प्राइमरी oocyte को आगे चल के फॉलिकल का लेयर गेट सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल ये जो है देखो यहां पे लिखा है, लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजेनरेट बर्थ, ये मतलब बहुत सारा फॉलिकल डीजेनरेट कर जाता है, डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लेके एट ए टाइम बर्थ पे 4 मिलियन था, लगभग अप्रोक्स 4 मिलियन होता है बर्थ टाइम पे। अब बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक झरना शुरू हो, क्योंकि नया तो बनेगा नहीं, तो कितना बचता है? हमने बताया 60,000 से 80,000 बचता है। अब जैसे ही प्यूबर्टी आया, ये प्राइमरी फॉलिकल के पास एक हार्मोन रिलीज होगा, कहेगा एफएसएच है, और कहेगा सेकेंडरी में बदलो। सेकेंडरी में बदला मतलब और ग्रेनुलोसा सेल का लेयर ऐड हो गया। देख लो सेकेंडरी फॉलिकल में बदला, मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, इसके बाहर में थीका भी आ गया, न्यू थीका। लेकिन ये थीका अनडिफरेंशिएटेड है, क्योंकि बस एक लेयर है। जैसे ही टर्सरी बना, ये थीका का 2 लेयर होगा, डिफरेंशिएट कर गया, एक्सटर्नल और इंटरनल। चलिए सर, एंट्रम का फीचर, ये एंट्रम का फीचर आया टर्सरी फॉलिकल में। बात को समझ रहे हो? फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है। तो एनसीईआरटी का एक पॉइंट अगर याद रखोगे, नीट का सवाल कुछ नहीं छूटेगा। वही बात है ना, एनसीईआरटी को समझने के लिए एनसीईआरटी बियॉन्ड द एनसीईआरटी कुछ पॉइंट्स हम बताते हैं, उसको नोट कर लिया करो यार, क्योंकि हर चीज एनसीईआरटी में नहीं है। बेचारे को इतना पतला बुक बनाया गया है, बहुत कुछ लिखना चाहता है, ये बहुत कुछ लिखना चाहता है, लेकिन मर्यादा है कि इतना ही पतला बनना है। तो इसके लिए इन्होंने कुछ ऐसे वर्ड को यूज किया है जो चीज बतलाया नहीं है, वो एक टीचर ही बताएगा।
तो वो चीज हम बताने का कोशिश करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी के साइड में देखोगे जगह छोड़ा हुआ है, वो उसी के लिए कि आपने अगर सही से पढ़ा है तो उसके पॉइंट को नोट कर लीजिए, उसके पॉइंट को। जैसे कि बहुत सारे में कह दिया ये एंजाइम ये रिलीज करेगा, कौन सा एंजाइम कौन रिलीज करेगा, तो ये चीज हम बताएंगे ना। ये बोल दिया कि बहुत सारा सेल्स होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कुछ कुछ लिख दिया कि ये मतलब मतलब इसमें ये स्ट्रक्चर में ये सा मसल्स होता है, कौन सा मसल होता है, ये लिगामेंट होता है, कौन सा लिगामेंट होता है, तो मेरे को पता होना चाहिए ना। जी सर, पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बाहर नहीं देता है। हम क्या बोले, एनसीईआरटी का ही वर्ड आएगा आपको नीट में, लेकिन फिर उस वर्ड को समझना पड़ता है। चलिए, अब सेकेंडरी oocyte कब बनेगा, एट ए टाइम प्यूबर्टी के टाइम। कब बनेगा, प्यूबर्टी के टाइम, और पहला पोलर बॉडी रिलीज होगा। पोलर बॉडी क्या होता है, देखो पोलर बॉडी, देखो बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज है पोलर बॉडी में। पोलर बॉडी का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत कम होता है, पोलर बॉडी इसको बोलते हैं, और ये बना सेकेंडरी oocyte। तो पोलर बॉडी का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, साइटोप्लाज्मिक, पोलर बॉडी का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत कम होता है, कंटेंट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है पोलर बॉडी का। और सेकेंडरी oocyte का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं अनइक्वल डिवीजन। क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिवीजन। क्या होता है, अनइक्वल होता है, एक बहुत बड़ा बना एक बहुत छोटा बना, उसी बहुत छोटा को हम लोग पोलर बॉडी बोलते हैं। इसी को साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जिसका बहुत कम है उसी को पोलर बॉडी बोला गया है। एक पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte के दौरान रिलीज होगा, और दूसरा पोलर बॉडी जब सेकेंडरी oocyte से ओवम बनेगा। जब सेकेंडरी oocyte बना उस टाइम में एक पोलर बॉडी, और दूसरा सेकेंडरी oocyte से जब ओवम बनेगा तो सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होगा। समझ गए ना बउआ, तो एक बार इसको रीड कर लोगे। ये स्ट्रक्चर हमारा है, देख लो, ये देख लो स्ट्रक्चर हमारा। अंदर में हमारा प्राइमरी oocyte है, ये हमारा लेयर है ग्रेनुलोसा सेल का, ग्रेनुलोसा सेल का लेयर है। याद रखना इसके ऊपर थीका का सेल आ गया है, क्लियर है ना, थीका का लेयर आ गया है। चलिए सर समझ गए। अब ये हमारा एंट्रम आ गया, मतलब एंट्रम आया है, ये एंट्रम है, मतलब एंट्रम आया है, मतलब ये स्ट्रक्चर होगा टर्सरी फॉलिकल। क्या होगा, क्लियर है, क्लियर है ना। अब देख लो, अब ये देख लो सेकेंडरी oocyte के बाहर में लेयर बना है, ये लेयर बना है, इस लेयर को हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, जोना पेलोसीडा, जोना पेलोसीडा बोलेंगे, जो कि सेकेंडरी oocyte खुद रिलीज करता है अपने बाहर में। किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। अब ये रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte, तो ये हमारा सेकेंडरी oocyte है। समझ गए, जी सर समझ गए। चलिए अब देखिए यहां पे एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए, ब्लड वेसल्स है, प्राइमरी फॉलिकल है, इससे पहले प्राइमरी oocyte हुआ होगा, सेकेंडरी फॉलिकल हुआ होगा, फिर ये टर्सरी फॉलिकल है, एंट्रम दिख रहा है पहली बार, फिर ग्राफियन फॉलिकल है, ये मैच्योर किया, ये ओवम निकला। ओवम एनसीईआरटी लिख दिया ओवम को, लेकिन ये रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना, सेकेंडरी oocyte। तो याद रखोगे ना, सेकेंडरी oocyte लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो बराबर है। चलिए, ये कॉर्पस लुटियम फिर जो बच गया, जो पार्ट ओवम रिलीज जो पार्ट बच गया, ये कॉर्पस लुटियम बन गया, येलो कलर का होता है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, ये बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है। क्लियर ना। चलिए देखिए एनसीईआरटी क्या लिखा है, सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म है ना। हाँ, प्राइमरी oocyte, इसमें प्राइमरी oocyte ही होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है, द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब इसके सेकेंडरी oocyte एक नया मेम्ब्रेन बना था, जोना पेलोसीडा मेम्ब्रेन। क्लियर है ना। ओवुलेशन होगा, सेकेंडरी फॉलिकल रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा। क्लियर है। चलो इसको समझते हैं हम लोग, इस चीज को समझते हैं। क्या स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। क्लियर है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजुआ। बता चुके हैं, याद रख लोगे। अब फीटल लाइफ में जब बच्चा पेट में है, इम्ब्रोनिक लाइफ में, ये ओवोगोनिया जो है प्राइमरी oocyte में बना। अब जो मियोसिस शुरू हुआ और प्रायर टू कंप्लीट ओवुलेशन, मियोसिस 1 शुरू हुआ कि वो स्टॉप, ब्रेक डाउन। अब जब बच्चा का प्यूबर्टी होगा तब ये कंप्लीट होगा। अब देखो चाइल्डहुड ऐसे ही बीता, प्यूबर्टी जब आया तो बदला सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte में फर्स्ट पोलर बॉडी, ये साइटोप्लाज्म कम होता है। अब सेकेंडरी से ओवम बनेगा तभी सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होगा, ये एडल्टहुड में, एडल्ट लाइफ में। तो यही चीज कहना चाह रहा है, बर्थ जब हुआ, चाइल्डहुड बीता, कुछ नहीं हुआ, जैसे प्यूबर्टी आया तो ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी में बदल गया। क्लियर है ना। इसमें भी बहुत सारा स्टेप है जो हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, एनसीईआरटी ने शॉर्टकट मार दिया है। चलिए एनसीईआरटी
शॉर्टकट मारने में आगे है बउआ। अब आते हैं हमारा टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मेनिस्ट्रुअल साइकिल। क्या है बाबू, क्या है, दिख रहा है क्या, MENSTRUAL, मेनिस्ट्रुअल, CYCLE। अब दिख रहा होगा मेनिस्ट्रुअल साइकिल। क्या है, मेनिस्ट्रुअल साइकिल, जिसको पीरियड्स बोलते हैं हम लोग गांव घर में, पीरियड्स भी बोलते हैं मेनिस्ट्रुअल साइकिल। अब इसके बारे में हम देखते हैं मेनिस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है। तो ओवुलेशन जब होता है ना बाबू, जब प्यूबर्टी आता है, तो प्यूबर्टी के टाइम ही आता है मेनिस्ट्रुअल साइकिल। किसके टाइम आता है, प्यूबर्टी के टाइम आता है, प्यूबर्टी के टाइम ही आता है मेनिस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें देखते हैं कि कैसे होता है मेनिस्ट्रुअल साइकिल। जो ब्लड होता है, मेनिस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है इसी साइकिल के दौरान। 1 महीने का चक्र होता है, 28 से 29 दिन का चक्र होता है। इसमें बहुत सारा, जैसे कि मान लो फॉलिकल जो बन रहा था, जो फॉलिकल बन रहा था, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, बहुत सारा जो प्राइमरी फॉलिकल बना था डिजनरेट कर गया। कुछ प्राइमरी फॉलिकल बचा है प्यूबर्टी के तक, और प्यूबर्टी में आया तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में बदला। तो जो फॉलिकल, मान लो जो इंडोमेट्रियम का लेयर तुम लोग देखे होगे, इंडोमेट्रियम का लेयर स्टार्टिंग में जैसे कि फॉलिकल बनता था, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल, तो इंडोमेट्रियम का लेयर बाबू डेवलप करता है। क्या करता है, इंडोमेट्रियम का लेयर बनता है उस दौरान, तो इसलिए फॉलिकुलर फेज है। इंडोमेट्रियम का लेयर बनता है, इंडोमेट्रियम का लेयर बन रहा है, इंडोमेट्रियम का लेयर बन रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन के कारण, एस्ट्रोजन के कारण। अब जैसे ही बनता है उसके बाद क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन के टाइम कॉर्पस लुटियम, ओवुलेशन के टाइम कॉर्पस लुटियम है ना, तो कॉर्पस लुटियम जो है ओवुलेशन के टाइम वो रिलीज करता है 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उस टाइम में भी एस्ट्रोजन रिलीज करता है, तो ये लेयर और थिक हो जाता है, ये लेयर और थिक हो जाता है, ये लेयर और थिक हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें प्रोजेस्टेरोन भी है, तो प्रोजेस्टेरोन के कारण ये लेयर में ब्लड वेसल्स आते हैं, छोटे 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 से ब्लड वेसल्स। ये लेयर खून हो जाता है, ये ब्लड वेसल्स। याद रखोगे ना, तो एस्ट्रोजन के कारण इंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो थिकनिंग हो जाता है। एस्ट्रोजन जो है थिकनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम लेयर, इंडोमेट्रियम का लेयर थिकनिंग होता चला जाता है। और जो प्रोजेस्टेरोन है, इसके कारण, प्रोजेस्टेरोन के कारण ब्लड वेसल्स जो इंडोमेट्रियम लेयर में आता है, ब्लड वेसल्स आता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में बाहर निकलता है, ब्लड वेसल्स। इसके बाद ग्लैंड्स। तो याद रखना, प्रोजेस्टेरोन ही जो है वो ग्लैंडुलर बनाता है। क्या बनाता है, ग्लैंडुलर। किसको बनाता है सर, ये इंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बनाता है, ग्लैंडुलर बनाता है। तो एस्ट्रोजन थिकनिंग बढ़ाता है, प्रोजेस्टेरोन ग्लैंडुलर बनाता है इस लेयर को। तो याद रखोगे ना बाबू, तो ये होना बहुत जरूरी है। इससे पहले तो सिर्फ इंडोमेट्रियम लेयर थिक होता था, इससे पहले तो सिर्फ थिक होता था। जब तक प्रोजेस्टेरोन नहीं था तब तक इंडोमेट्रियम लेयर थिक होता था। और ज्यादा थिक हो गया ओवुलेशन के टाइम, और ज्यादा थिक हो गया ओवुलेशन के टाइम, और ज्यादा थिक हो गया ओवुलेशन के टाइम। तो याद रखोगे ना, इससे पहले तो यहीं तक था, और ज्यादा थिक हो गया ओवुलेशन के टाइम। तो याद रखना, एस्ट्रोजन के कारण, और ग्लैंडुलर हो गया प्रोजेस्टेरोन के कारण। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहां से निकला, जो कॉर्पस लुटियम बना था, जो बना था कॉर्पस लुटियम, यही रिलीज किया दोनों चीज, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है जी सर। इसी फेज का नाम होता है, इसी फेज का नाम होता है, ये जो फेज है स्टार्टिंग में, ये होता है फॉलिकुलर फेज। क्या होता है, फॉलिकुलर फेज। और जहां पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों आया, ब्लड वेसल्स बना और लेयर बना इस इंडोमेट्रियम का, इसको बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज। तो यहां पे दूसरा नंबर फॉलिकुलर फेज, तीसरा नंबर पे सिक्रेटरी फेज, पहला नंबर पे जो हमारा है, क्योंकि इसके बाद फिर झड़ेगा। तो यहां पे नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा, यहां से नेक्स्ट साइकिल बिगिंस होगा। तो 28 दिन के बाद नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। तो हम लोग यहां पे पहला फेज दे देते हैं मेनिस्ट्रुअल फेज। क्या दे देते हैं, मेनिस्ट्रुअल फेज, जो ब्लीडिंग होगा। क्या होगा, ब्लीडिंग। तो पहला मेनिस्ट्रुअल फेज जिसको ब्लीडिंग होगा, दूसरा फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल्स बनेंगे, फिर तीसरा हमारा है ये क्या कहते हैं, एसपी मतलब सिक्रेटरी फेज, और फिर हमारा नेक्स्ट साइकिल बिगिंस होगा।
तो यहां तक जो है ये 28 से 29 दिन लग जाता है। क्लियर है ना? ये और भी ग्लैंडुलर होता है, यहां इतना ही में थोड़ी हो गया, ग्लैंडुलर होता चला जाता है, क्लियर, और बनता चला जाएगा, बहुत मोटा थिकनिंग हो जाता है, इंडोमेट्रियम का थिकनिंग करवाता है, तो एस्ट्रोजन का कारण थिकनिंग होता है। क्लियर है ना? फिर ये धीरे धीरे सारा का सारा झड़ने लगेगा, सारा का सारा मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में झड़ने लगेगा, वो तुमको स्टार्टिंग साइकिल में दिखेगा, वो तुमको स्टार्टिंग साइकिल में दिखेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये ब्लड है, ये सब स्टार्टिंग में दिखेगा, यहां से टूटना शुरू होगा तो मेंस्ट्रुअल फेज ब्लड ब्लीडिंग होगा। तो याद देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में ये रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है फीमेल प्राइमेट का, जैसे कि मंकी में होगा, एप में होगा और ह्यूमन बींग्स में होंगे, फीमेल प्राइमेट में, याद रखोगे स्टार मार्क। आगे इस कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट जो होगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अगर बिगिन होगा उसको बोलते हैं मिनार्की। क्या बोलते हैं? मिनार्की। मतलब मिनार्की का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना, और एक होता है मीनोपॉज, एक होता है मीनोपॉज, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना, स्टॉप हो जाना, उसको मीनोपॉज। शुरू होना मिनार्की, ये स्टार्ट होना मिनार्की, बंद होना मीनोपॉज। याद रखोगे ना, एक टर्म होता है एट्रेसिया, एट्रेसिया, एक टर्म है एट्रेसिया। एट्रेसिया का मतलब कि नो मोर ओगोनिया इज फॉर्म, नो मोर, या लिख दो प्राइमरी फॉलिकल, नो मोर प्राइमरी फॉलिकल इज फॉर्म्ड, कोई प्राइमरी फॉलिकल नया नहीं बनेगा, इसको बोलते हैं एट्रेसिया। क्या बोलते हैं? इस टर्म का नाम है एट्रेसिया। नो मोर प्राइमरी फॉलिकल इज फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, प्राइमरी फॉलिकल नहीं बनेगा, कब नहीं बनेगा? आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के बाद हो जाता है एट्रेसिया। क्या हो जाता है? एट्रेसिया। ये टर्म भी याद रखोगे, एट्रेसिया। चलिए सर, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन रिपीटेड एट एवरेज इंटरवल 28 से 29 दिन में, द साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन साइकिल इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें ओवम रिलीज होगा, ओवुलेशन होगा, ये 14 दिन पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। किया ना? चलिए आगे देखते हैं। चलिए डायग्राम देखिए, डायग्राम बहुत कुछ कह रहा है। देखिए स्टार्टिंग में क्या है, एफएसएच का लेवल हाई है, फिर धीरे धीरे कमा, फिर 14 दिन पे हाई हो गया। क्यों सर? कि कॉर्पस ल्यूटियम, ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये रिलीज करेगा एस्ट्रोजन। तो याद रखना एफएसएच का लेवल हाई हुआ, धीरे धीरे 14 डेज पे एलएच का हाई हो गया। एलएच का हाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे एलएच हो गया सर्ज, एलएच हो गया सर्ज, तो एलएच पीक पे चला गया। एलएच जब पीक पे जाएगा तभी तो यहाँ से ओवुलेशन होगा, ओवम सेकेंडरी साइट निकलेगा, और येलो कलर बॉडी जो है यही तो रिलीज करता है कौन कौन? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन पीक पे चला जाएगा, फिर ग्लैंडुलर बनाएगा। अभी तक ग्लैंडुलर नहीं है, अभी तक ग्लैंडुलर नहीं है, लेकिन अब ओवुलेशन के बाद ये ग्लैंडुलर बन गया। इसमें ब्लड वेसल्स आ गए, और भी ये छोटा था, देखो यहाँ पे मेंसेस हुआ, ब्लड निकला, ठीक है, उसके बाद फॉलिकुलर फेज आया, फॉलिकल्स बनेगा बनेगा बनेगा, अब ओवुलेशन हुआ, और ज्यादा फॉलिकल बनेगा और ग्लैंडुलर होगा, और इसमें ब्लड्स होंगे और ब्लड बाहर आएंगे। तो नेक्स्ट साइकिल तो देखो ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज को फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज याद रखना बहुत जरूरी है। मेनिस्ट्रेशन तो पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। पूछा जाएगा एग्जाम में, पूछा हुआ है, नीट का सवाल पूछा हुआ है, नीट के पीवाईक्यू में, नीट का जो पीवाईक्यू देखोगे तो तुमको मिलेगा। क्लियर ना? याद रखोगे डेवलपिंग फॉलिकल्स, मैच्योर हो गया, ओवुलेशन, ओवुलेशन के टाइम एलएच जो है पीक पे चला गया, एलएच जो है पीक पे चला गया। क्लियर है? ये चीज क्लियर है, एकदम क्लियर है जी सर। इस डायग्राम को क्लियर हम लोग समझे, मान ले हम लोग समझ गए आप लोग। तो याद रखना यूटेराइन इवेंट, यूटेरस में जो इवेंट होता है, ये हार्मोन का लेवल है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है। स्टार्टिंग में एस्ट्रोजन तो पीक पे है क्योंकि फॉलिकल बन रहा है, एस्ट्रोजन हाई है, और ज्यादा हाई हो गया ये ओवुलेशन के टाइम, ओवुलेशन का। लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल अभी भी कम है, अभी भी कम है, लेकिन जैसे ओवुलेशन हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम निकला, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। इसी टाइम एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम जो है डेवलप दोनों करता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों निकालता है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहां गया, उसी टाइम एस्ट्रोजन का भी लेवल भाग गया पीक पे, धीरे धीरे कम गया। तो याद रखोगे ना, प्रोजेस्टेरोन का लेवल पीक पे चला गया। इस दिन को याद रखो, कौन सा दिन है, नीचे मिला लो, मतलब 22 दिन के बाद 23 दिन लिख सकते हो, 23 दिन पे, 23वां दिन पे 21, 22, 23, 22 बीच में 22 मान सकते हो। 22 डेज पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है पीक पे चला गया। 23 भी देगा तो कर सकते हो, 21 भी देगा तो टिक लगा सकते हो, कुछ भी देगा। तो याद रखना प्रोजेस्टेरोन का लेवल पीक पे कब गया, क्लियर ना? एलएच का लेवल पीक पे कब गया, क्लियर ना? और ये जो एस्ट्रोजन का लेवल यहां पे पीक पे गया, ये 13 डेज पे कब गया? 13वां दिन। डेवलपिंग जो फॉलिकल्स है
ये डेवलपिंग फॉलिकल्स भी निकालता है एस्ट्रोजन। क्या निकालता है? एस्ट्रोजन। क्लियर है ना? एस्ट्रोजन निकालता है। क्या निकालता है बुआ? एस्ट्रोजन। क्या निकालता है? एस्ट्रोजन को रिलीज करता है डेवलपिंग फॉलिकल। यही एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल एंडोमेट्रियम लेयर को भी बढ़ाने में। और 13 डेज पे एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, 14 डेज पे हमारा एफएसएच और एलएच, ये 14 डेज पे मार दिया, खत्म। एलएच सर्च कर गया, एलएच सर्च किया, ओवुलेशन हुआ, कॉर्पस लुटियम निकला, कॉर्पस लुटियम निकला तो ये भी निकालेगा एस्ट्रोजन। फॉलिकल समझ गए ना आप लोग? जी सर समझ गए। तो याद रखिएगा यही हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रहा है। ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या, द मेजर इवेंट्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर, पहला कि मेंस्ट्रुअल फेज। क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज? आगे बढ़िए। साइकिल 3 से 5 दिन का होगा, 3 से 5 दिन का होगा, 3 से 5 दिन का होगा। ठीक है सर। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ब्रेकडाउन किसका होता है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग का होता है यूट्रस में। ठीक है सर, हम लोग देख लिए। अब हाउ एवर इट मे बी ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग स्ट्रेस या पुअर हेल्थ। मतलब प्रेगनेंसी जो है वही ना कह रहा है, अगर मान लो ओवम रिलीज क्या हो, फर्टिलाइज नहीं हुआ, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में इंडिकेट प्रेगनेंसी। अगर मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं हुआ किसी महीना, इसका मतलब मान सकते हो प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी का इंडिकेटर होता है, क्योंकि जैसे ही ओवम फर्टिलाइज करेगा, अब नया ओवम बनेगा थोड़े, अब वही ओवम धीरे धीरे डेवलप करेगा ना, तो महीना रुक जाएगा, महीना का चक्र रुक जाएगा। जब तक ओवम स्पर्म फर्टिलाइज नहीं किया तो ओवम डिजेनरेट करेगा, फिर से नया बनेगा अगले महीना। जैसे उस ओवम का स्पर्म मिल गया, अब वापस से अभी बनेगा थोड़े, इसलिए प्रेगनेंसी का काम होता है। हाँ, किसी कारण से अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट हो जाता है तो पुअर हेल्थ के कारण हो सकता है, एनसीईआरटी ने साफ दिया है। लेट हो सकता है, पुअर हेल्थ हो सकता है। चलिए सर, तो ये एक बार रीड कर लीजिएगा एनसीईआरटी का पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को आप लोग एक बार रीड कर ले सकते हैं, इस पैराग्राफ को आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एलएच और एफएसएच इंक्रीज द ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज धीरे धीरे इंक्रीजिंग, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है 14 डेज पे। अब यहां लिखा होगा स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। बोथ एलएच एफएसएच अटेन पीक लेवल मिडिल ऑफ द साइकिल, मतलब 14 डेज पे एलएच और एफएसएच पीक पे होता है। एस्ट्रोजन का पीक पे होता है 13th पे, याद है 13 डेज पे पीक पे होता है। अब आते हैं रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच लीडिंग मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल। एलएच सर्ज हो जाएगा, रैप्चर करेगा ग्राफियन फॉलिकल, वहां से ओवुलेशन होगा, ओवम निकलेगा। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ग्राफियन फॉलिकल जो है बदल जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, जो बच गया, जो पार्ट बच गया ग्राफियन फॉलिकल में। क्लियर है ना? मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाना, उसको मेनोपॉज बोलते हैं 50 साल में, लगभग अराउंड 50 ईयर्स। क्लियर है? शुरू होगा मीनार की प्यूबर्टी के टाइम। जी सर, तो एनसीईआरटी का ये वर्ड टू वर्ड है। अब आते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, हम लोग देखते हैं कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मेंस्ट्रुअल क्या है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कैसे हम लोग हाइजीन रहेंगे कि हमको कोई बीमारी नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाता है, खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि मान लो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो हुआ, अब उसी टाइम कोई कपड़ा को लपेट के रख दिए हैं, कोई कपड़ा, क्योंकि ब्लड निकलता रहता है ना, इसलिए कुछ कपड़ा लपेटना पड़ता है गर्ल्स लोगों को वहां पे। तो ब्लड जब निकलता है तो कोई ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं लपेट सकते हैं यार, क्योंकि उस कपड़ा में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, जो हमारे शरीर में फैल सकता है, तो हमको दिक्कत हो जाएगा, हमारा हेल्थ खराब हो सकता है। तो इसलिए ये लिखा हुआ है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ा यूजफुल है कि आप उसका यूज करेंगे। अक्षय कुमार का फिल्म आया हुआ था, देखे होंगे आप लोग, उसमें अपनी बीवी को वो अपना खुद पैड बनाया था, अपने से बनाया था, क्योंकि मार्केट में बहुत महंगा मिल रहा था, वही चीज वो खुद घर पे बनाया। लेकिन उसके लिए देख रहे हो कितना उसको विवाद झेलना पड़ा, उनको उसको सुनना पड़ा कि यार ये क्या तुम कर रहे हो, ये इससे क्या होगा। उसकी बीवी जी गंदा कपड़ा लपेट रही थी, उसी को बार बार धोके लगा रही थी। एकदम मतलब खराब बात है ये, एकदम ये खराब चीज है। तो ये कह रहा है एनसीईआरटी साफ भी कह रहा है, यूज सैनिटरी पैड, नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स, लिखा हुआ होममेड पैड्स, पैड्स का इस्तेमाल करेंगे, ना कि कोई भी कपड़ा का यूज कर लेते हैं। क्लियर ना? आफ्टर एवरी 4 से 5 घंटे उसको हटाते रहेंगे, बदलते रहेंगे, नहीं धो के फिर लगा, बदलना है, साफ बदलना है, हमको बीमारी नहीं लाना है घर। आइए आगे आइए। उसके बाद एज पर यूज के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए डिस्पोज कर देना, फेंक देना है। क्लियर ना? क्लियर है ना? तो वही चीज है। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड सोप,
मतलब साबुन से हाथ को साफ भी करना है। क्लियर है? यही सब हमारा सुरक्षित रहेंगे तब हम लोग, क्योंकि तो हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि मेरे को इस बार नीट निकालना है। इस बार मेरे को अच्छा नंबर से एक गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस सीट प्राप्त करना है। तो बच्चों मेहनत कीजिए, जितना आज मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा मेरा, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा। उनको पहनना है, इस स्टेथोस्कोप को अगर लगाना है उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि ये एप्रोन इतना आसानी से नहीं मिल जाता है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस स्टेथोस्कोप के लिए फाइट करना होगा। तो अगर आप में काबिलियत है, अगर आप फाइट कर सकते हैं तो फिर इस एग्जाम के लिए तैयार रहिए। और अगर यही चीज है, इसी चीज के लिए आदमी मेहनत करता है, संघर्ष करता है, और ये जब गला में लगता है तो अलग ही रौनकता प्राप्त होता है। तो याद रखना, इस स्टेथोस्कोप को पाना इतना आसान भी नहीं है। अगर इतना आसान रहता तो मार्केट से खरीद लेते। खरीद सकते हैं, लेकिन वो इजाजत नहीं है कि हम पहन सके। ये एक नीट का एग्जाम होता है, उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए तो आज हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि कल मेरा अच्छा हो सके, कल मेरा अच्छा हो सके, ठीक है ना बच्चों? तो फिजिक्स के लेक्चर को भी कंटिन्यू करेंगे। आप लोग फिजिक्स में जो भी डाउट आ रहा है वो मेरे से पूछेंगे। बायोलॉजी हमने कंप्लीट कर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक लेक्चर और होगा जो कि कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप लोग से यही मेरा विनती है कि रिक्वेस्ट है, आप लोग मन लगा करके पढ़ेंगे और ये एप्रोन और ये स्टेथोस्कोप अपने गला में लगाएंगे, ठीक है ना? हम लोग आज क्लास को खत्म करते हैं।